तो भाई इस वीडियो में हम आप लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस, हिंदी में बोले तो भाई भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इस सब्जेक्ट के टोटल आप लोगों को 7 से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। ये जो सब्जेक्ट है भाई ये ऑल यूजी कोर्सेज में है, सभी कोर्सेज में होता है। किसी बच्चे को ये सेमेस्टर 1 में मिलता है, किसी को सेमेस्टर 2 में, किसी को सेमेस्टर 3 में, किसी को सेमेस्टर 4 में, किसी को सेमेस्टर 5 में और किसी को सेमेस्टर 6 में। आपके पास ये किसी भी सेमेस्टर में हो सकता है। सिलेबस वगैरह भाई आप लोग देख सकते हो, यही आप लोगों का जो है लेटेस्ट सिलेबस है। इसमें टोटल भाई आप लोगों की जो है 4 यूनिट दी गई हैं। तो किसी बच्चे को सिलेबस ना पता हो तो आप लोग देख सकते हो, यही आप लोगों का सारा सिलेबस लेटेस्ट है और इसी सिलेबस से जो है हमने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर तैयार करे हैं। मैं गारंटी देता हूं भाई इन नोट्स को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज भाई इन नोट्स में, इन वीडियो में आप लोगों के PYQs भी कवर अप हो जाएंगे और 80 to 90% सिलेबस भी सारा कवर अप हो जाएगा। इस सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो भाई आप लोगों को समझ में ना आए। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इसमें आप बनाकर भी बहुत आसानी से लिख सकते हो। इस सब्जेक्ट के नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी नोट्स ले सकते हो। एक चीज और क्लियर कर दूं भाई, ये सब्जेक्ट मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाला, मैडम पढ़ाने वाली है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इसके अंदर हमें बताना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या है। तो सब कुछ जो है ना हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है हमारी बुक का नाम ही इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो उसके मॉडल्स वगैरह हमें सब इसी के अंदर पढ़ने हैं, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट पूरा का पूरा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपने आंसर से। तो एक इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है ना? जब कोई व्यक्ति अपने खुद के इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, उन्हें समझ सके और उन्हें मैनेज कर सके, है ना, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और अपने साथ साथ अगर वो दूसरों के भी इमोशंस को समझ रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, मैनेज कर पा रहा है, तो दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है और रिश्तों को अच्छा बनाने में हेल्प करता है। कि मतलब जब आप किसी की फीलिंग्स समझोगे, उनसे अच्छे से बात कर पाओगे, तभी तो आपके रिलेशंस अच्छे होंगे ना। मतलब हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये समझ गए? आप देखते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग लोगों द्वारा दी गई डेफिनेशंस को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये डेफिनेशंस आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के सिग्निफिकेंस, यानी कि इसके महत्व, इंपॉर्टेंस। ठीक, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रूव्स पर्सनल वेल बीइंग। देखो यार, जब कोई अपने इमोशंस को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएगा, उन्हें मैनेज कर पाएगा, तो इससे क्या होगा कि वो बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट करेगा, जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा एंड वो अपने पर्सनल लेवल पर मतलब उसका सुधार होगा, उसके कल्याण में सुधार होता है। ठीक, लाइक उसकी वो पर्सनल लेवल पर बेटर होता चला जाता है। देन इनहेंसेस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अब वही है, देखो जो इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे से समझ रहे हैं, दूसरे लोगों के इमोशंस को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो उनके जो संबंध होते हैं ना दूसरों के साथ, वो भी अच्छे होते हैं। एंड प्रमोट्स इफेक्टिव लीडरशिप। देखो जिन लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छे से समझ आता है, दूसरों के इमोशंस अच्छे से समझ पाते हैं, अगर ऐसे लोग लीडर होते हैं, तो ऐसे लोगों पर ना दूसरे लोगों का ट्रस्ट एंड जो विश्वास होता है ना वो जल्दी बन पाता है। तो इस तरीके से ना अगर आप दूसरों की फीलिंग्स को समझ पा रहे हो एंड सब कुछ, तो इस तरीके से एक इफेक्टिव लीडरशिप की जा सकती है ना। तो इससे लीडरशिप जो है ना वो प्रमोट होती है। देन बूस्ट वर्क प्लेस सक्सेस, यानी कि कार्यस्थल पर सफलता बढ़ाता है। जिन एम्प्लॉयज का इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है ना, वो अपने बाकी कलीग्स के साथ ना अच्छे से काम करते हैं, उनके साथ मिलजुल कर काम करते हैं, टीम वर्क को बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है, वर्क प्लेस की जो सक्सेस है वो बूस्ट होती है। देन सपोर्ट्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना लोगों को अलग अलग परिस्थितियों और दृष्टिकोण को समझने की क्षमता देती है, इनको इस लायक बनाती है कि ये उन कंडीशंस को समझ पाए एंड देन उनको आराम से कामली मैनेज कर पाए। ठीक, देन इंक्रीजेस इमोशनल रिसाइलियंस, लाइक भावनात्मक सहन शक्ति को बढ़ाता है। देखो जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो किसी भी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। तो अगर उनकी लाइफ में कोई भी असफलता, निराशा या फिर चुनौती आ जाती है, तो ऐसे लोग जल्दी टूटते नहीं है। एंड एनकरेजेस पर्सनल ग्रोथ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक ये भी इम्पोर्टेंस है, एक ये भी सिग्निफिकेंस है कि ये
किसी बंदे की पर्सनल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है, बढ़ाता है। क्यों? देखो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो जब कोई बंदा सेल्फ अवेयर रहता है, अपने आप को टाइम टू टाइम रेगुलेट करता रहता है बिल्कुल, तो इस तरीके से उसकी पर्सनल ग्रोथ जो है ना वो बढ़ती रहती है। ठीक, तो ये होगा इसके कुछ सिग्निफिकेंस। अब देखते हैं मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो इमोशनल इंटेलिजेंस के अलग अलग मॉडल्स हैं, उनमें सबसे पहले आ जाता है एबिलिटी मॉडल। ठीक है ना, इस मॉडल को किसने इंट्रोड्यूस किया था? पीटर सेलोवे एंड जॉन मेयर ने किया था 1990 में। तो इनके अकॉर्डिंग जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक मेंटल एबिलिटी है, कोई व्यक्तिगत मतलब व्यक्तित्व गुण नहीं है। अब इसके कुछ यहाँ पर की फीचर्स लाइक 4 इंटर रिलेटेड स्किल्स या फिर ब्रांचेस हैं इसके, मतलब 4 मुख्य घटक हैं, जिनमें सबसे पहला आ जाता है परसीविंग इमोशंस, यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस एंड मैनेजिंग इमोशंस। तो ये इसके 4 घटक हैं, इनको आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद आ जाता है हमारा मिक्स्ड मॉडल। ये दिया है हमारे डैनियल गोलमैन ने, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलराइज कंसेप्ट रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इसको मिक्स्ड मॉडल बोला गया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इमोशनल एबिलिटीज के साथ साथ पर्सनल ट्रेट्स एंड सोशल कॉम्पिटेंसीज को भी कंबाइन किया हुआ है, तो इसी वजह से इस मॉडल को मिक्स्ड मॉडल बोला गया है। तो गोलमैन का मानना है कि किसी भी फील्ड में, वो कोई भी फील्ड हो, अगर सफलता आपको चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी IQ पर डिपेंड नहीं करती है। 80% सक्सेस जो होती है ना वो आपकी इमोशनल स्किल्स पर बेस्ड होती हैं। और इस मॉडल के भी कुछ 5 की पिलर्स हैं, तो 5 मुख्य घटक हैं, उनको देख लेते हैं। वो है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, ठीक, एंड एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। तो ये इसके कुछ 5 पिलर्स थे, इनको आप देख लीजिएगा। देन अब आते हैं हम थर्ड मॉडल पे, जो कि हमारा ट्रेट मॉडल। तो ये केवी पेट्राइट्स ने दिया था, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस को एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट की तरह इस मॉडल में एक्सप्लेन किया गया है कि ये कोई यानी कि संज्ञानात्मक क्षमता एबिलिटी नहीं है। इसमें बताया गया है कि जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक पर्सनैलिटी ट्रेट है रेदर देन अ कॉग्निटिव एबिलिटी। ये मॉडल कहता है कि जो EI है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा है, लाइक एक आदमी की पर्सनैलिटी का परमानेंट पार्ट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। और इस मॉडल के अंदर ना इसको मेजर करने के लिए एक टेक्निक या फिर मेजरिंग टूल भी बताया गया है, तो वो है TEIQEE, ठीक है ना, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चनर। तो इसके अंदर भी कुछ इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, जो कि होते हैं वेलबींग, सेल्फ कंट्रोल, इमोशनलिटी, सोशेबिलिटी। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं। देन इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ मॉडल पर, जो कि है इमोशनल सोशल मॉडल। इसको दिया था रुवेन बारोन ने। तो इस मॉडल के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को है ना कॉम्बिनेशन बताया है, दोनों इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंसीज का कॉम्बिनेशन बताया है। तो अगर इस मॉडल को आपको मापना है तो इसके लिए भी एक लोकप्रिय प्रशिक्षण यानी कि पॉपुलराइजेशन का तरीका बताया है, जो कि है EQI, इमोशनल क्वोशिएंट इन्वेंटरी। तो इस तरीके से आप इस मॉडल को मेजर कर सकते हैं। इसके भी कुछ डोमेन्स हैं, मेन डोमेन यानी कि मुख्य घटक, जो कि है इंट्रापर्सनल स्किल्स, पारस्परिक कौशल, अडेप्टेबिलिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड देन ये जनरल मूड यानी कि सामान्य मनोवैज्ञानिक स्थिति। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पर, जो कि है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कि जो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ये किन किन पार्ट से मिलकर बना है। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कि हाँ ठीक है हमने अपने विचारों को समझ लिया, दूसरों के समझ लिया, तो सिर्फ यही इमोशनल इंटेलिजेंस है, नहीं, इसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही ज़्यादा डीप टॉपिक है, इसकी डेप्थ मतलब बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस। तो देखो सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी एबिलिटी है जिसके ज़रिए आदमी जो है अपने इमोशंस को समझता है, उनके प्रभाव और अपनी ताकत और वीकनेस को समझता है, लाइक अपने आप से अवेयर होता है। इसी वजह से इसको बोला गया सेल्फ अवेयर, आत्म जागरूकता। इसके जरिए वो ये समझता है कि मैं भी क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और क्यों ऐसा महसूस कर रहा हूँ। एंड ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है ये किसी भी इंडिविजुअल को बेटर डिसीजंस लेने में, उनकी लिमिट्स को समझने में कि हमारी कितनी लिमिट है, एंड बैलेंस्ड बिहेवियर को मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है सेल्फ रेगुलेशन।
देखो रेगुलेशन से क्या समझ रहे हैं, लाइक अपने आप को रेगुलेट करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, उनको संभालना, इसी को बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन होता है जब आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इम्पल्सिस लाइक आवेगों को, प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को ही सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। देन मोटिवेशन, देखो यहाँ पर जो मोटिवेशन है उसका क्या मतलब आता है, इसका मतलब होता है कि अपने अंदर से जो लक्ष्य प्राप्ति करने की जो इच्छा होती है एंड जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उससे काम करना, लाइक अपने मन से बिल्कुल मन लगाकर काम करना एंड किसी गोल को अचीव करना अपनी मर्जी से, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस, देखो जो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं ना, वो आउटसाइडर रिवॉर्ड्स की उनको ज़रूरत नहीं होती कि लाइक अगर आप ये काम करके दोगे तो हम आपको पैसे देंगे, उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है कि लाइक इस काम को करके अगर मुझे संतुष्टि मिल रही है तो ही वो उस काम को करते हैं, वरना नहीं करते हैं। एंड ये मोटिवेशनल वाला जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ये एक पर्सन को डिटरमाइंड बनाने में, गोल ओरिएंटेड एंड सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन इसके बाद आ जाता है सोशल स्किल्स। देखो यहाँ पे सोशल स्किल्स का मतलब हो जाता है कि दूसरों के साथ बात, मतलब संचार करना, कम्युनिकेट करने की एबिलिटी, उनकी हेल्प करने की, कोऑपरेट करने की एबिलिटी, लीड एंड संबंध प्रबंधन, यानी कि रिलेशनशिप्स को मैनेज करने की जो एबिलिटी होती है दूसरों के साथ, उसी को बोलते हैं सोशल स्किल्स। एक सोशली स्किल्ड पर्सन जो होता है ना, वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के चलता है एंड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव रोल प्ले करता है किसी भी ग्रुप के अंदर। देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ जाता है। तो देखो ये एक ऐसी स्किल है जिसके थ्रू रिलेशनशिप्स मेंटेन किए जाते हैं दूसरे लोगों के साथ इन अ वेरी इफेक्टिव, पॉजिटिव एंड लास्टिंग वे, कि मतलब रिश्ता जो है ना प्रभावी, सकारात्मक और स्थायी रूप से मैनेज किया जाता है। एंड इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर सोशल इंटरेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस या फिर ग्रोथ ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। एंड में आ जाते हैं हम कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में 2-4 लाइन जो भी आपको समझ आती है वो लिख देनी है, ठीक। तो चलो अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमें मेनली जो बताना है वो स्ट्रैटेजीज बतानी है इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए और इन्हांस करने के लिए। एंड दूसरा ये सोशल कॉम्पिटेंस के बारे में बताना है कि इसका क्या रोल वगैरह होता है ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, सीधा काम की बात पे आते हैं। देखो जो कि हमारी वेरियस स्ट्रेटजीज, अब कौन सी स्ट्रेटजीज को हमें मतलब मदद करती हैं हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कराने के लिए। तो देखो इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ मैंने आपको बताए थे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो अगर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है तो वो जो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स वाली जो ट्रेट्स है ना, लाइक सेल्फ अवेयरनेस वगैरह, उनको हमें बेटर करना होगा, तो तभी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो पाएगा। तो स्ट्रेटजीज टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस को विकसित करने के लिए क्या रणनीतियाँ हैं। तो माइंडफुलनेस की कोशिश कीजिए। माइंडफुलनेस यानी कि प्रेजेंट को जिए, पास्ट एंड फ्यूचर की टेंशन मत लीजिए। डायरी लिखिए और फीडबैक के लिए अपने दोस्तों से पूछिए कि आपके बिहेवियर के बारे में वो आपको बताएं कि आपका बिहेवियर कैसा है ना। देन सेल्फ मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की स्ट्रेटजीज की बात की जाए तो रिएक्ट करने से पहले रुको एंड डीप ब्रेथ लीजिए एंड देन बाद में रिएक्ट कीजिए। सोचिए कुछ भी बोलने से पहले, लाइक एकदम से गुस्सा या फिर ऐसे नाराज वगैरह नहीं होना है। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की प्रैक्टिस कीजिए, लाइक डीप ब्रीदिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स ये वगैरह। एंड सेट पर्सनल गोल्स, अपने पर्सनल गोल सेट कीजिए कि किसी भी तरीके की आलोचना से आपको बचना है, शांत रहना है और मीटिंग में ज़्यादा सुनना है। लिसन मोर ड्यूरिंग मीटिंग्स, ठीक। स्ट्रेटजीज टू बिल्ड सोशल अवेयरनेस, तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज है। एक्टिव लिसनिंग, लाइक जो सामने वाला बंदा बोल रहा है ना उस पर कंप्लीट फोकस के साथ उसे सुनिए। नॉन वर्बल क्यूज जो होते हैं, लाइक उसका बॉडी लैंग्वेज, टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों पर अटेंशन दीजिए। खुद को दूसरों की जगह रख कर देखिए कि वो ऐसा मतलब क्या फील कर रहा होगा इस सिचुएशन में, उसने ऐसा क्यों कहा होगा, ऐसे। स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो इसके लिए डेवलप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, लाइक अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सोल्यूशन उसके लिए ढूंढिए, एकदम शांत रहिए एंड सोल्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है ना। ईमानदारी से विश्वास बनाए दूसरे अपने कलीग्स के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, एकदम सच्चे रहिए, अपने प्रोमिसेस को पूरा कीजिए एंड अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे मान लीजिए। एंड शो अप्रिशिएशन एंड एनकरेजमेंट, लाइक अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, एनकरेज कीजिए। स्ट्रेटजीज टू स्ट्रेंथन मोटिवेशन, तो इसके लिए है अपने लिए मीनिंगफुल पर्सनल गोल सेट कीजिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन रखना है एंड विजुअलाइज सक्सेस, लाइक
मैनिफेस्ट करना है, सक्सेस को विजुअलाइज करना है कि मुझे सक्सेस होना है, इस तरीके से मुझे अपने गोल्स अचीव करने हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसीज इन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सोशल कॉम्पिटेंसीज के क्या रोल हो गए इमोशनल इंटेलिजेंस में? तो देखो, सोशल कॉम्पिटेंसीज क्या है? ये डायमेंशन है इमोशनल इंटेलिजेंस के, जो एक आदमी को, एक व्यक्ति को दूसरों के साथ इफेक्टिव रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प करते हैं, या फिर जिनकी वजह से एक व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे से संबंध बना पाता है, अच्छे गुड रिलेशनशिप्स बना पाता है। तो ये कॉम्पिटेंसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस, टीम वर्क, लीडरशिप, इन सब चीज़ों में। तो अब इसका रोल क्या है? तो सबसे पहला आ जाता है एम्पैथी, यानी कि सहानुभूति। तो सहानुभूति एक वो एबिलिटी है जिसके जरिए आप दूसरे के इमोशंस, उनकी ज़रूरतों को और उनके पर्सपेक्टिव्स को समझ सकते हैं और महसूस कर पाते हैं। एम्पैथी जो होती है हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को बेटर रिलेशनशिप्स बनाने में और इनहैंस कोऑपरेशन एंड एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को बनाने में मदद करता है। देन कम्युनिकेशन का यहाँ पे मतलब हो जाता है कि मतलब अपने थॉट्स को, इमोशंस को क्लियरली दूसरों को समझाना और दूसरों को ध्यान से सुनना, दैट इज कम्युनिकेशन। तो अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, एक टीम के अंदर ट्रस्ट होगा एंड कोलैबोरेशन को प्रमोट कर पाएंगे। देन उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। देखो, इसमें क्या आ जाता है ना कि कोई भी अगर मतभेद है, कोई भी डिसएग्रीमेंट है, तो उसको ना पीसफुली एंड फेयरली सॉल्व कीजिए। तो इससे क्या हो गया, आपके रिलेशंस किसी के साथ बिगड़ेंगे नहीं। ठीक। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। देखो यार, अगर आप किसी के साथ टीम वर्क कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से काम कीजिए, दूसरों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट कीजिए, उनको मतलब ये बताइए कि हाँ आप भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अच्छे से काम होगा, टीम वर्क बहुत अच्छे से होगा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहेगा। देन इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशनल लीडरशिप। कोशिश कीजिए कि दूसरों को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें एंड उन्हें गाइड करें। देन कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब एक ग्रुप सेट करके उसके अंदर किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ इसमें क्या होता है ना, फिर इस तरीके से आप अलग अलग व्यू पॉइंट्स आपके सामने आते हैं और आप सभी आइडियाज को इवैल्यूएट कर सकते हैं, कोई एक कलेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। इससे टाइम एंड रिसोर्सेज जो है सभी चीजें बचेंगी। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। देखो, जो सोशल कॉम्पिटेंसीज है ना, ये इनेबल करती है एक इंडिविजुअल को कि वो एथिकली और रिस्पॉन्सिबली एक्ट करे एक समाज के अंदर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, वो देख लेना। अब देखते हैं 2 पॉलिसीज फॉर डेवलपिंग सोशल कॉम्पिटेंसीज। लाइक सोशल कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने के लिए कौन सी 2 पॉलिसीज है। तो इनमें सबसे पहले आ जाती है सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। तो ये पॉलिसी फोकस करती है कि किसी एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को डेवलप करना। कौन सी एबिलिटीज को? कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को, व्यवहार के प्रति उसको सजग बनाना और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता पर ध्यान देना, कि मतलब वो उन्हें कंट्रोल कर सके एंड वो अपने लिए अवेयर हो, उसे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस उनको रेगुलेट कर सके एंड उनको कंट्रोल कर सके। तो जो पॉलिसी इन चीजों पर फोकस करती है उसी को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। तो अब इसके कुछ बहुत सारे मतलब मेन पॉइंट्स है इसके, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमोशंस। लाइक सबसे पहले अपने इमोशंस को, इंडिविजुअल को ये सीखना चाहिए कि मतलब उसे अपने इमोशंस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उन्हें एनालाइज करना आना चाहिए उसको, ठीक है ना। उसके बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि इसके अंदर क्या होता है ना, एक आदमी क्या काम कर रहा है तो उसके ऊपर सोचना। तो इसमें इन्वॉल्व होता है कि लाइक अपने डेली इवेंट्स को इवैल्यूएट कीजिए कि आपने आज क्या फैसला लिया, क्या वो सही लिया था, गलत लिया था, उसका दूसरों पर क्या असर पड़ा या फिर उसका आपके ऊपर ही क्या असर पड़ा। देन रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। लाइक अपने अंदर की स्ट्रेंथ को एंड वीकनेस को रिकॉग्नाइज कीजिए कि क्या आपकी ताकत है और क्या आपकी कमजोरी है। तो जब आप इसको पहचान लेंगे तो जो भी आदतें आपको सुधारने के लिए मतलब जरूरत होगी तो आप उनको सुधार सकते हैं। देन मेंटल बैलेंस एंड इमोशनल रेगुलेशन। इस पॉलिसी के तहत ना जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको उनकी फीलिंग्स को बैलेंस करने का, मेंटेन करने का एंड तनावपूर्ण परिस्थितियां जो होती है ना उनमें संयम बनाए रखने का जो है ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और डीप ब्रेथ्स जैसी एक्सरसाइजेस को इंक्लूड किया होता है। देन कंटिन्यूअस सेल्फ डेवलपमेंट। देखो, सेल्फ अवेयरनेस एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलता है। तो ये जो पॉलिसी है ये एनकरेज करता है एक आदमी को कि वो अपने आप को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करे और उसकी जो लगातार सीखने की जो क्षमता, उसमें एक ऐसी क्षमता डेवलप करे, अपने एफर्ट्स को मतलब नियमित रूप में उसको चेक करता रहे कि मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट उसके अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सेल्फ डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये जो प्रैक्टिस होती है ये एक व्यक्ति को जीवन भर सीखने और भावनात्मक परिपक्वता यानी कि इमोशनली मेच्योर
ह्यूमन बीइंग बनने में मदद करती है कि वो एक मैच्योर इंसान बन सके। देन एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन इन्हांसमेंट पॉलिसी, ये सेकंड पॉलिसी है। मैंने बताया था ना इसके अंदर 2 पॉलिसी आती है, तो ये इसकी दूसरी पॉलिसी है। तो इसके अंदर आता है कि एक्टिव लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्यूज, लाइक दूसरों को ध्यान से सुनिए, उनकी बातों को पूरा सुनिए, उन्हें ये फील मत कराइए कि आप उन्हें सुन नहीं रहे हैं। और दूसरा, उनके जो फोकस कीजिए उनकी नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन पे, लाइक बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, वोकल वेरिएशंस, इन सब चीज़ों पे। इससे सहानुभूति और संवेदनशील संवाद को जो है ना, मतलब कम्युनिकेशन को उसको मजबूत बनाता है। ये कि अगर कोई अपनी बात को अच्छे से आपसे बोल के नहीं समझा पा रहा है तो आप उसकी नॉन वर्बल क्यूज को समझिए, तो बेटर कम्युनिकेशन होता है। देन पर्सपेक्टिव टेकिंग, ये वाली जो पॉलिसी, इसके अंदर एक व्यक्ति को दूसरों के दृष्टिकोण और उसकी सिचुएशन में खुद को रखकर सोचने की क्षमता को विकसित करने पर जोर दिया जाता है कि लाइक आप उसकी जगह अपने आप को रखकर देखिए कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, देखो इसके अंदर एक आदमी को क्लियरली कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, है ना, और सम्मानजनक संवाद करना सिखाया जाता है कि दूसरों से रिस्पेक्टफुली कैसे बात की जाए। इसके अंदर कि क्या वर्ड चॉइस करना है, टोन, इमोशंस एंड मैसेज को पूरी मतलब एक्यूरेसी के साथ कैसे भेजें आगे, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। देन फीडबैक एंड सेंसिटिविटी, इसमें एक व्यक्ति को दूसरे को संवेदनशील और रचनात्मक फीडबैक देने और प्राप्त करने की क्षमता को जो है उस पर जोर दिया गया है कि लाइक आप दूसरों को फीडबैक दीजिए और उनसे फीडबैक रिसीव भी कीजिए कि मतलब वो क्या फील करते हैं आपके बारे में या आप उनके बारे में क्या फील करते हैं। तो ये वाला आंसर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। एंड में आपको जो भी समझ आए कंक्लूजन ऐड कर देना 3-4 लाइन का। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारा, हमें स्ट्रेटजीज बतानी है एंजाइटी एंड एंगर को मैनेज करने के लिए। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे कि क्या एंजाइटी एंड एंगर को सेल्फ रेगुलेट किया जा सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो उसकी स्ट्रेटजीज क्या है अब, तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कीजिए कि लाइक अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने व्यवहारों को पहले आपको समझना होगा, तभी तो आप अपने गुस्से को और अपनी चिंताओं को शांत कर पाएंगे ना। पहले अपनी फीलिंग्स को समझो कि ऐसा हो क्यों रहा है आपके साथ, आपको ऐसी कौन सी चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। देन उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए डीप ब्रीदिंग, लाइक अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ज़्यादा मतलब कुछ भी हो रहा है, तो देन डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिए। देन चैलेंज नेगेटिव थॉट्स, अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उन्हें एकदम अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और अपने मन में बार बार ये दोहराइए कि नहीं सही, मतलब मैं ऐसा नहीं करूँगा, या फिर अगर आप गलत हो या कुछ भी तो मतलब ठीक है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, ऐसे थॉट्स लाइए। ऐसे थॉट्स नहीं लाने हैं मन में कि मैं कभी सक्सेस नहीं हो पाऊंगा या फिर ये मुझे हमेशा परेशान करता है। अगर आप ऐसे ले आओगे तो भाई वो बंदा भले इरिटेटिंग ना भी हो तब भी आप उससे इरिटेट हो जाओगे, ठीक। देन एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, देखो एक्सरसाइज वगैरह जो है ना, इसके अंदर आपको अपने आप को एंगेज करना है। तो इससे क्या होता है ना कि गुस्सा वगैरह को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। देन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, लाइक माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना है, उसको अभ्यास करना है। माइंडफुलनेस यानी कि प्रेजेंट में जीने की कोशिश करनी है, जो जिस टाइम पे हो रहा है उसे एंजॉय कीजिए। एंड मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए। एंड टेक अ टाइम आउट, देखो जब आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, लाइक आपको इतना ज़्यादा गुस्सा है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन से उस वक्त बाहर निकल जाइए, वहाँ से चले जाइए। इसी को बोलते हैं टाइम आउट। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने दिमाग को शांत होने के लिए टाइम दीजिए। दोबारा से सोचिए कि मतलब ज़रूरी था क्या उस बात पे, मतलब उसको ये बोलना या जो भी, मतलब उस बात को देन शांति से सोचिए कि अब मैं इसका क्या जवाब दूँ। देन डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लाइक देखिए अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको एंजाइटी या गुस्सा दिला रही है तो अब उसको ना छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। देन अब उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व कीजिए। एंड एक्सप्रेस इमोशंस इन हेल्दी वेज, अपनी भावनाओं को ना दबाने के बजाय उन्हें हेल्दी वेज से सामने लाइए, दूसरों को एक्सप्रेस कीजिए। लाइक ट्रस्टेड पर्सन के साथ बात कीजिए, जर्नल लिखिए, क्रिएटिव एक्टिविटीज कीजिए, आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग, ये सब। एंड देन इम्प्रूव स्लीप एंड न्यूट्रिशन, लाइक अच्छे से नींद लीजिए। एंड अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट लेनी है, 7 से 8 घंटे की मिनिमम स्लीप लेनी है। एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प व्हेन नीडेड, और अगर जरूरत पड़ती है तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है अगर आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं, ठीक, क्योंकि अपनी मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर है भाई। अगर आप मेंटली बिल्कुल ठीक है तभी आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे सब कुछ।
तो ये आंसर खत्म हो गया, एंड में कंक्लूजन ऐड कर दीजिएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसके अंदर हमें सोशल अवेयरनेस के बारे में बताना, उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स वगैरह बताने हैं। तो मतलब सब कुछ जो है ना सोशल अवेयरनेस के बारे में ही बताना है। अच्छा देखो सोशल अवेयरनेस क्या होती है, ठीक है ना, तो पहले वो देख लेते हैं। तो सोशल अवेयरनेस का मतलब होता है अपने समाज, समुदाय और आसपास के लोगों की कंडीशंस को, उनकी नीड्स को और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की क्षमता, कि लाइक आपके आसपास जो सब कुछ हो रहा है आप उसे कैसे समझ पा रहे हैं, आपकी उसे समझने की क्या क्षमता है, उसी को सोशल अवेयरनेस बोलते हैं। अब सोशल अवेयरनेस के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एम्पैथी। तो इसका मतलब होता है सहानुभूति। इसका मतलब है दूसरों की स्थिति, भावनाओं और अनुभवों को समझने की क्षमता, लाइक आप दूसरों की फीलिंग्स को, सिचुएशंस को कैसे समझ पा रहे हैं। इसमें ये नहीं आता कि आप उनकी बातों को सुनिए या ये नहीं, इसमें आता है आप अपने आप को उनकी जगह रख कर देखिए, तो तब आप क्या फील करते हैं उसी को बोलते हैं एम्पैथी। देन ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, देखो इसके अंदर आता है कि अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझना, उसके रूल, वैल्यूज एंड उसके पावर स्ट्रक्चर को समझना। ये एक पर्सन को हेल्प करता है ये जानने में कि संगठन में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किन निर्णयों का, मतलब कौन से ऐसे फैसले हैं जिनका सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, एंड कौन से ऐसे पर्सपेक्टिव्स है जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। देन सर्विस ओरिएंटेशन, तो देखो सर्विस ओरिएंटेशन का मतलब होता है दूसरों की जरूरतों को आइडेंटिफाई करना एंड उनके मदद के लिए हरदम तैयार रहना। इसके अंदर पहल करना और समस्याओं को सॉल्व करने जैसी स्किल्स जो ना ये इन्वॉल्व होती हैं। देन इसके अंदर फोर्थ आएगा अप्रिशिएशन ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता की सराहना। देखो इसका मतलब होता है कि जो लोग अलग अलग बैकग्राउंड, कल्चर, कास्ट, जेंडर, एक्सपीरियंस से आए हैं, जिनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, उनको रेस्पेक्ट करना, उनके व्यू पॉइंट्स का वैल्यू करना। देन आ जाता है फिफ्थ पॉइंट हमारा पॉलिटिकल अवेयरनेस, यानी कि राजनीतिक जागरूकता। देखो इसका मतलब हो जाता है कि सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स जो होते हैं, प्रेशर या फिर इंटरेस्ट विद इन एन इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी, इनको समझना। अब देखते हैं हाउ नोइंग योर स्ट्रेंथ्स इनहैंसेस सेल्फ अवेयरनेस, लाइक आप कैसे अपनी ताकत को जानना आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। लाइक अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है तो वो कैसे आपकी सेल्फ अवेयरनेस को इनहेंस करेगा। देखो पहला तो ये आप बैलेंस्ड सेल्फ इमेज डेवलप, लाइक अगर आप अपनी ताकतों को पहचानते हो कि हाँ मेरा ये फील्ड स्ट्रेंथ है, ये अच्छा है, तो आप अपने आप को ना अच्छे तरीके से देखने लग जाते हो। आपको जो सेल्फ इवेल्युएशन होता है ना वो एकदम बैलेंस्ड होता है, लाइक ना तो आप ज्यादा किसी की निंदा करते हो ना अहंकारी होते हो, ठीक। दूसरा कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन इंक्रीज, लाइक यार जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है तो आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहते हैं। लाइक आपको पता है कि आप किस फील्ड में बेस्ट है, तो आपके लिए नए चैलेंजेस लेना एंड उनको पूरा करना बहुत इजी हो जाता है। उसके अलावा बेटर करियर एंड लाइफ डिसीजंस, देखो जब आप अपनी ताकतों को जानते हो ना तो आप उन भूमिकाओं यानी कि उन रोल्स एंड टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो जिनमें आप बेटर हो। तो इससे ना केवल आपका करियर बेटर होता है बल्कि आपकी लाइफ में भी जो है ना स्टेबिलिटी आती है, ठीक, सेटिस्फेक्शन आता है। इसके अलावा रियलिस्टिक गोल्स आर फॉर्म्ड, लाइक जब आप अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं तो आप अपने लिए ना रियलिस्टिक गोल्स सेट करते हैं, ऐसे गोल्स जिनको आपको पता है कि आप उन्हें पूरा कर सकते हो। ऐसे नहीं कि मैं एक दिन चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, आपको पता है आप जो कर ही नहीं सकते तो ऐसे गोल्स ही क्यों बनाने। तो जब आपको अपनी ताकतें पता है कि मैं इस फील्ड में ये बेटर कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उसी हिसाब से अपने गोल्स सेट करते हैं। देन पर्सनल डेवलपमेंट बिकम्स फास्टर, यार वही बात है, आपको अपने स्ट्रेंथ पता है तो आपकी खुद की जो वीकनेस है ना आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो इजी से, तो आप क्या करते हो, आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है ना वो तेजी से होती है। उसके अलावा रिलेशनशिप इम्प्रूव्स, देखो इससे क्या होता है ना आप अपनी टीम के साथ या फिर दूसरे लोगों के साथ ना अच्छे से मिलजुल कर चलते हो। आप ये समझ पाते हो कि आपकी टीम के अंदर या फिर किसी ग्रुप के अंदर आपका योगदान कहाँ इंपॉर्टेंट है, लाइक आप क्यों इंपॉर्टेंट हो, आपको उसमें क्या योगदान देना है। तो इस तरीके से आपके जो रिश्ते होते हैं ना वो भी अच्छे होते जाते हैं। देन स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन डिक्रीजेस, आप देखो यार फिर भैया आप जब आप काम करते हो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है तो आप नेचुरल एंड ईजियर तरीके से अपने टास्क को जो है ना कर लेते हैं, आपको वो इजी लगने लग जाते हैं, तो इससे आपका मेंटल प्रेशर एंड स्ट्रेस जो है ना वो कम होने लग जाता है। देन अ सेंस ऑफ पर्पस डेवलप, लाइक अपने आप को अपने काम और अपनी लाइफ के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना उनसे कनेक्शन फील होने लग जाता है, आपकी लाइफ में ना इनर सेटिस्फेक्शन एंड डेप्थ आ जाती है। अब देखते हैं हाउ डू सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट हेल्प इन कंट्रोलिंग इमोशंस, कैसे आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, कैसे। तो पहले सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं। तो देखो सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है, इसके जरिए आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है ना, कौन से अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं,
आप ये जान पाते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही है एंड अपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। देन अगर आत्म प्रबंधन की बात की जाए तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट आता है लाइक आप अपने कंपोजर को मेंटेन कर पाते हैं, लाइक संयम बनाए रखना कि एकदम गुस्सा ना करना, एकदम ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते इमीडिएटली, एंड पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना। देन उसके अलावा डेवलपिंग इमोशनल रिसाइलियंस लाइक लचीलापन विकसित करना। एंड में आ जाते हैं हम एक कंक्लूजन पर, 3-4 लाइन का कंक्लूजन जो भी आपको समझ आता है लिख देना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसके अंदर हमें एम्पैथी एंड उसकी कुछ टेक्निक्स की बात करनी है, पूरे एम्पैथी वाले कंसेप्ट की बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि एम्पैथी होता है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। सहानुभूति का अर्थ लाइक जब आप दूसरों की भावनाओं को, उनके विचारों को एंड उनके एक्सपीरियंसेस को समझते हैं, उनकी जगह अपने आप को रख कर देखते हैं, उनकी सिचुएशन को फील करते हैं, उनका दर्द फील करते हैं, उनकी खुशी, उनके कंसर्न को फील करते हैं, उसी को बोलते हैं एम्पैथी। क्लियर हो गया सहानुभूति किसे बोलते हैं। अब कंसेप्ट ऑफ एम्पैथी वही है जो मैंने अभी समझाया। इसके यहाँ पर कुछ मेन की कंपोनेंट्स बताए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। तो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि किसी के इमोशंस को करेक्टली आइडेंटिफाई करना और उनके इमोशंस को फील करना। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये एक फाउंडेशन है, लाइक इसी से शुरुआत होती है एम्पैथी की। अगर आपको इमोशंस ही नहीं पता है किसी के, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, तो आप जेन्युइनली उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा पर्सपेक्टिव टेकिंग, मतलब दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना एंड उसकी जगह अपने आप को रखना। देन कंपैशन एंड सपोर्ट, ये सहानुभूति का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि दूसरों के प्रति दया और मदद की भावना रखना। एंड देन नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, लाइक आपको किसी को जज नहीं करना है, उनकी फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए, या किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनकी फीलिंग्स को समझना है बस। लाइक उनकी फीलिंग्स को गलत नहीं समझना है, या उन्हें गलत या सही ठहराने के बजाय उन्हें बस रियल और वैलिड मानिए, ठीक है। अगर आप देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी इन सोशल अवेयरनेस की, क्या इसकी महत्व है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स पर्सपेक्टिव, इसके जरिए आप दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को अच्छे से समझ सकते हैं। एंड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स बना सकते हैं कि बेटर रिलेशनशिप्स बनाएंगे दूसरों के बीच में, मतलब आप उनके मन में अपने लिए विश्वास जगा सकते हैं। एंड इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, देखो अगर आपको किसी के लिए दया होगी, आप उसको बेटर से, उसके फीलिंग्स को समझ पा रहे हो, तो आपका कम्युनिकेशन भी बेटर होगा। देन रिडक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टूड, देखो यार अब आप किसी की फीलिंग्स को समझ रहे हो, तो इसका मतलब आप उसकी भावना और ज़रूरतों को जो है ना पहले ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन, डिसएग्रीमेंट्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। देन स्ट्रेंथनिंग टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, देखो एम्पैथी आपको सिखाता है दूसरों के इमोशंस, पर्सपेक्टिव्स और कंट्रीब्यूशंस को, अपनी टीम मेंबर्स के जितने भी हैं उनको रिस्पेक्ट करना, तो जिससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई देता है, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनता है। देन डेवलपमेंट ऑफ एम्पैथेटिक लीडर, लाइक देखो अगर कोई सहानुभूति वाला नेता है ना, तो टीम उसके साथ ज्यादा बेहतर जुड़ाव महसूस करती है और अच्छे से रिलेशन बना पाती हैं, क्योंकि ऐसे नेता अपनी टीम के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व कर पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं डिफिकल्ट टाइम्स में। अब बात करते हैं टेक्निक्स टू डेवलप एम्पैथी, ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिनसे आप सहानुभूति विकसित कर सकते हैं। पहला, ध्यान से सुनिए लोगों को। दूसरा, उनकी जगह अपने आप को रख के देखिए। तीसरा, उनसे क्वेश्चंस पूछिए सामने से कि आपको कैसा लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। देन उनके नॉन वर्बल क्यूज जो होते हैं, लाइक उनके हाव भाव है ना, उनके फेस एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी पोस्चर, इन सबको रिकॉग्नाइज कीजिए, पहचानिए। देन विद होल्डिंग जजमेंट, एकदम से जजमेंट नहीं देना है, किसी को सही गलत नहीं बताना है, पहले उन्हें समझिए। देन रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्सेज, लाइक अगर कोई चीज़ आपको लग रही है तो रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्सेज दीजिए, जैसे कि मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा निराश महसूस कर रहे हैं, तो सामने वाले को भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे जज कर रहा है कुछ, तो इससे आप उनकी जो फीलिंग्स है ना उनको मान्यता देते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं। देन प्रैक्टिसिंग कंपैशन, लाइक दया दिखाने के लिए आप छोटे बहुत छोटे मोटे काम कर सकते हैं, अच्छे वर्ड्स कह सकते हैं, या उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिता सकते हैं। तो इस तरीके से भी ये टेक्निक्स होती है एम्पैथी डेवलप करने की। देन एंगेजिंग विद डाइवर्स एक्सपीरियंसेस, लाइक अगर हम रीडिंग करते हैं, लिसनिंग करते हैं, या फिर अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड और स्टोरीज आप पढ़ते हैं, तो इससे आपकी एम्पैथी को लेकर अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बेटर होती चली जाती है। एंड में कंक्लूजन, 4-5 लाइन का जो भी समझ आता है। अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके अंदर हमें पर्सनल कॉम्पिटेंस, इसकी स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह, ठीक है ना, सोशल कॉम्पिटेंस तो हमने देख भी लिया था एक बार, तो इन्हीं के बारे में सब कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्सनल कॉम्पिटेंस क्या होता है, ठीक है ना, व्यक्तिगत दक्षता क्या है।
इसका मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को समझना और उन्हें अच्छे से मैनेज करना इफेक्टिवली, उसी को बोलते हैं पर्सनल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस मैंने आपको बताया था दूसरों की फीलिंग्स को समझना एंड उनको मैनेज करना। पर्सनल कॉम्पिटेंस हो गया अपनी फीलिंग्स को समझना एंड उनको मैनेज करना, ठीक। अब इसके की एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो उसमें आता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ मोटिवेशन। ये इसके की एस्पेक्ट्स हैं। हाउ नोइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड डेवलपमेंट एरियाज इनहैंस पर्सनल कॉम्पिटेंस। लाइक अगर आपको अपनी ताकत पता है और आपको पता है कि कहाँ पे आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत है अपने अंदर, तो वो कैसे इन्हेंस कर सकता है पर्सनल कॉम्पिटेंस को। तो देखो सबसे पहले ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस को इन्हेंस करता है। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ वगैरह पता है, आपको पता ही है कि मुझे इस फील्ड के अंदर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लाइक मुझे अपना गुस्सा रोकने की ज़रूरत है, कुछ भी, तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बेहतर होती है। दूसरा, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है जब आपको अपनी ताकतें भी पता है और आपको अपनी कमियां भी पता है कि मुझे कहाँ ठीक करना है अपने आप को, ठीक। देन आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट के गोल्स पता है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है एंड मुझको आइडेंटिफाई तो कर चुका हूँ, बस उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी बेटर होती है। देन एनकरेज सेल्फ मैनेजमेंट, इससे आपकी सेल्फ मैनेजमेंट भी बेटर होती है। जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप अपने इमोशंस को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एंड स्ट्रेंथन्स मोटिवेशन एंड गोल सेटिंग, आपको अपनी कैपेबिलिटीज पता है एंड आपको पता है कि आपको क्या चीज़ लिमिट कर रही है या क्या चीज़ रोक रही है। तो ये जो आपकी मोटिवेशन होती है ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, ये आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है जब आपको अपनी स्ट्रेंथ वगैरह पता होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको किन फील्ड्स में सफलता हासिल करना आपके लिए पॉसिबल है, लाइक कहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज है जिनसे आप पर्सनल कॉम्पिटेंस को जो है ना इनहैंस कर सकते हैं। तो पहला, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए, अपने लिए पर्सनल गोल सेट कीजिए, पर्सनल जर्नलिंग कीजिए लाइक डायरीज वगैरह, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की कोशिश कीजिए उन्हें अपनाने की। सीकिंग फीडबैक लीजिए अपने साथियों से कि मेरा बिहेवियर कैसा है या नहीं। एंड देन विजुअलाइजेशन, सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए। कंपोनेंट्स ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस की बात करते हैं अब कि सोशल कॉम्पिटेंस में देखो क्या होता है, उसके वो सब मैं पहले बता चुकी हूँ। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर एम्पैथी, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, देखो ये वाला टॉपिक जो है ना आप लोग खुद से कर लेना क्योंकि सोशल कॉम्पिटेंस में काफ़ी हद तक आपको बता चुकी हूँ। देन इन्फ्लुएंस, ठीक, एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन एंड ये कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, ये आप लोग देख लीजिएगा अपने आप, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ऊपर समझा चुकी हूँ। अब बात करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस कैसे पर्सनल कॉम्पिटेंस को इन्हेंस करती है। तो देखो इसके ज़रिए जो है ना आप अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। दूसरा, आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को समझ सकते हैं। जब आप अपने आप को अच्छे से, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपने आप को अंदर से अंदर तक जानना, उसे समझने की कोशिश करना। तो जब आप ऐसी कोशिश करते हैं, लाइक आपको ये पता करने की कोशिश करना कि मुझे ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं किस चीज़ में बेटर हूँ, तो इस चीज़ से आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता लगती है, आप बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। एंड इमोशनल रेगुलेशंस आप अच्छे से कर पाते हैं, लाइक अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। एंड कंटिन्यूस पर्सनल डेवलपमेंट, लाइक आप पर्सनली कंटिन्यूसली डेवलप कर पाते हैं। एंड में 3-4 लाइन का हमारा कंक्लूजन आ जाता है, इसको ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अंदर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन को समझाना है। तो देखो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो जब आप अपने कोई थॉट्स, अपने इमोशंस, इन्फॉर्मेशन या फिर किसी सजेशन को शेयर करते हैं किसी दूसरे के साथ, है ना, किसी मीडियम के थ्रू, और वो आपकी बात को उसी तरीके से समझ जाए जैसे आप समझाना चाह रहे, तो इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक। अगर वो सामने वाला बंदा आपकी बात को उसी तरीके से नहीं समझा जैसे आपने समझाया है और उसके फीडबैक से आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गया है, तो आप कोशिश करते हैं कि उसे दूसरे तरीके से समझाए, बेटर तरीके से। आप ऐसी कोशिश तब तक करते हैं जब तक वो आपकी बातों को सेम वे में नहीं समझता है, और जब तक आपको पूरा पता नहीं लग जाता है कि वो सेम वे में समझ गया है तब तक कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं माना जाता है, ठीक। तो इसके कुछ की एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। पहला तो आपके मैसेज में क्लैरिटी और कंसाइसनेस होनी चाहिए, कि मतलब एकदम क्लियर मैसेज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक। एंड एक्टिव लिसनिंग, कि आपको दूसरे को बहुत ध्यान से सुनना है, कि लाइक बीच में बात नहीं काटनी है ऐसे करके। एंड टोन एंड नॉन वर्बल क्लूज, किसी भी मैसेज को जितना हम अपने वर्ड्स के थ्रू देते हैं ना, उससे ज़्यादा तो हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस टोन, बॉडी लैंग्वेज से समझा देते हैं, तो उनके टोन एंड नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, इनको समझना है। देन एम्पैथी, मतलब दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करनी है। एंड ओपननेस एंड ऑनेस्टी, लाइक जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो उसके अंदर खुलापन रखिए एंड बिल्कुल सच्चाई से कीजिए। रिलेशनशिप मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस,
अब बात करते हैं इंप्रूविंग रिलेशनशिप मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस। लाइक आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन ना आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट को कैसे बेटर बनाती है कम्युनिकेशन। तो अगर आप बेटर देखो, जब आप कम्युनिकेट करते हैं ओपनली एंड क्लियरली, तो आपके जो इमोशनल अवेयरनेस होती है ना, ये इन्हांस होती है। उसके अलावा आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं अच्छे से। लाइक आप किसी से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं तो आप एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करते हैं, तो इससे क्या करते हैं, आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आप दूसरे को अपने आइडिया बता सकते हैं कि आप इस काम को इस तरीके से कर सकते हैं। एंड इससे ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी आती है लोगों के रिलेशंस में, क्योंकि आप सामने से दूसरों से बात कर रहे हैं तो उसको अपने कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं या वो आपके बारे में क्या सोचता है, तो ये बताते हैं। एंड देन फैसिलिटेट्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखो यार, जब आप किसी से बातचीत करते हैं ना, तो उससे ना लड़ाई झगड़े भी कम हो जाते हैं, है ना। एंड देन एनकरेजेस रिसेप्टिवनेस टू फीडबैक। लाइक फीडबैक को हमेशा एनकरेज कीजिए, ताकि वो आपको बता पाए कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपकी बात को लेकर, आपकी बात को समझे कि या नहीं, आपके इमोशंस को लेकर भी, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। देन स्ट्रेंथन्स पॉजिटिव एंगेजमेंट। कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं होता है, ये रिलेशनशिप में वार्मथ लाने के लिए भी होता है। लाइक अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो उसे थैंक बोलिए, सपोर्ट कीजिए, एनकरेज कीजिए किसी को। देन डेवलप्स एक्टिव लिसनिंग स्किल। देखो, किसी भी रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुने बिना काटे। देन क्रिएट्स अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। देखो, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे जहाँ पे सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है ना। ऐसे मतलब सब लोग ऐसे फील करें कि हाँ एक घर के अंदर बैठे हैं, सब लोग अच्छा फील करें। तो यहाँ पे एंड में हम ऐड कर देते एक छोटा सा कंक्लूजन 3-4 लाइन का। तो ये आंसर हमारा खत्म हो गया है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसके अंदर हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। तो देखो, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ क्लैश कर जाते हैं किसी भी टॉपिक पे। वो कोई आइडिया, गोल, नीड्स, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। तो इनमें से किसी भी एक चीज पर 2 या 2 से ज्यादा लोग, कोई ग्रुप, एक इनके थॉट्स वगैरह जो है ना, ये क्लैश कर जाते हैं, इनके बीच में डिसएग्रीमेंट आ जाता है, उसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो पहले तो कॉन्फ्लिक्ट को समझिए, देन एक अच्छी सी कम्युनिकेशन कीजिए, क्या बात है, आपको कौन सी चीज सता रही है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। देन स्टे काम एंड पेशेंट, एकदम शांत रहना, धैर्यवान बने रहना है। एंड फोकस ऑन द इशू, व्यक्ति पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ मुद्दे पे ध्यान देना है। लाइक अगर किसी से गलती हुई है या कुछ भी, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको देना है कि आप बताइए प्रॉब्लम क्या है। पर्सन प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, जो इशू है उस पर ध्यान दीजिए। एंड फाइंड पॉइंट्स ऑफ अग्रीमेंट, कोई ऐसे पॉइंट्स ढूंढिए जिन पर सब जो है ना अग्री कर रहे हैं। देन फाइंडिंग विन विन सोल्यूशन, लाइक कोई ऐसा समाधान खोजिए जिसके अंदर हर कोई मान जाए, जिसके डिसएडवांटेजेस बहुत कम हो, ज़्यादातर एडवांटेजेस हो, ठीक। एंड फॉलो अप, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है ना। ये इंश्योर करना कि जो सोल्यूशन था वो इम्प्लीमेंट किया गया, क्या वो सही है। रेगुलर फॉलो अप लेते रहिए। तो एंड में हम ऐड कर देते हैं कंक्लूजन। अब देखते हैं सेकेंड वाला टॉपिक, जो कि है मैनेजिंग इमोशंस। लाइक इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाए। तो देखो, मैनेजिंग इमोशंस क्या होता है। इसमें होता है अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, समझना, कंट्रोल करना और एक्सप्रेस करना अपने इमोशंस को एक अच्छे तरीके से। इसी को बोलते हैं इमोशंस को मैनेज करना। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में, डिसीजन मेकिंग में, पर्सनल ग्रोथ में। अब मैनेजिंग इमोशंस की बात की जाए तो आप कैसे इनको मैनेज कर सकते हैं। पहले तो अपने इमोशंस को पहचानिए, देन रिस्पॉन्ड करने से पहले रुकिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, सोचिए, समझिए। एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से पॉजिटिवली बात कीजिए, ठीक है ना, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे शांत रहना है, सब कुछ अच्छा होगा। अपने आप को पॉजिटिव रखिए। एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, या रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है ना कुछ, लाइक डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, योगा वगैरह। तो ये सब प्रैक्टिस कीजिए। एंड एक्सप्रेशन इमोशंस इन हेल्दी वेज, अपने इमोशंस को हेल्दी वेज में एक्सप्रेस कीजिए। ऐसा नहीं एकदम से गुस्सा आ गया, एकदम से रोना आ गया, ऐसा नहीं करना है। एंड फोकस ऑन सॉल्यूशंस पे फोकस रखना है हर टाइम। एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखिए। लाइक अगर आपने कोई सेम सिचुएशन पहले हैंडल की है तो उससे सीखिए। ऐसा नहीं कि हर बार एक तरीके से प्रॉब्लम को
देखना है, तो एंड में ऐड कर देना अपना कंक्लूजन। इसके बाद हमारा थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू माइंडफुलनेस। मैंने माइंडफुलनेस क्या होता है ये भी आपको बताया था, एंड सेल्फ मैनेजमेंट यानी कि अपने आप के थॉट्स वगैरह इन सब से अवेयर रहना और इनको मैनेज करना, उसको सेल्फ मैनेजमेंट बोलते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू माइंडफुलनेस कैसे किया जा सकता है? तो पहला, प्रेजेंट, एकदम प्रेजेंट के अंदर जिए, पूरी तरीके से वर्तमान में रहना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, उनको सुधारना है, ठीक है ना। माइंडफुलनेस जो है ना आपको सिखाता है कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे उस मोमेंट में। देन इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी जो है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि माइंडफुलनेस के अंदर डीप ब्रीदिंग, शांत बैठे रहना, मेडिटेशन, ऐसी कुछ इन्वॉल्व होती हैं टेक्निक्स, तो जिनकी वजह से आपका स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी कम होता है। देन डेवलपिंग पेशेंस एंड कंट्रोलिंग इम्पल्सिस। देखो माइंडफुलनेस के अंदर ना ये आपको सिखाता है पॉज लेना, कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी फीलिंग्स कुछ हो रही है, तो उनके बीच में एक पॉज लीजिए, लाइक रिस्पॉन्स करने से पहले पॉज लीजिए एंड पेशेंस के साथ काम कीजिए, और गुस्सा गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है एकदम से, ये आपको सब कुछ सिखाता है। उसके बाद इंक्रीजिंग फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। देखो एक माइंडफुल पर्सन जो होता है ना वो एक टाइम पे एक ही काम पर ध्यान देता है, मतलब अपनी मेंटल एनर्जी को इधर उधर बिखेरने से बचाता है, एक टाइम पे पूरे दिमाग से एक ही काम को करना है, ठीक। तो इससे गलती वगैरह भी नहीं होती है। एंड डेवलपिंग सेल्फ कंपैशन, लाइक माइंडफुलनेस सिखाता है एक आदमी को अपने आप को दूसरों को काइंडनेस के साथ और सॉफ्टनेस के साथ ट्रीट करना। लाइक अगर कभी हमसे गलती हो जाती है तो कभी कभी हम अपने आप को बहुत हार्शली क्रिटिसाइज करते हैं और स्ट्रेस ले लेते हैं और सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि ये काम मैं हूँ भी इस काम के लायक कि नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। एंड देन सपोर्टिंग पर्सनल ग्रोथ, माइंडफुलनेस जो है ना वो आपके पर्सनल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। माइंडफुलनेस बिकम्स द फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि माइंडफुलनेस दीर्घकालिक व्यक्तिगत विकास का आधार बन जाती है। एंड में यहाँ पे हमें कंक्लूजन ऐड कर देना है। अब इसका लास्ट है जो हमारा पॉइंट वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है? देखो आज के टाइम पे लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, हर कोई स्ट्रेस फील करता है, फेस करता है। तो स्ट्रेस को पहचानना, उसके कॉजेज को जानना एंड उसके लिए इफेक्टिव टेक्निक्स को अप्लाई करना ताकि आप उसे कम कर सके, उसी को बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसका मेन एम है स्ट्रेस को कम करना, ना कि पूरी तरीके से खत्म कर देना। देखो स्ट्रेस को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, हाँ, बट हाँ आप उसको मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो गहरी सांस ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है या स्ट्रेस हो रहा है तो डीप ब्रीदिंग कीजिए एंड टाइम मैनेजमेंट करके चलिए स्टार्टिंग से ही। अगर देखो आधा जो स्ट्रेस मिलता है वो तो आपको आपकी पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से मिलता है, अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं तो आप उससे भी अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। देन फिजिकल एक्सरसाइज लाइक जिम, योगा वगैरह ये सब। दूसरा हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आप लेते हैं कि हेल्दी फूड खा रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल, आपका टाइम से सो रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, ये सब कुछ। उसके अलावा टॉकिंग टू समवन, लाइक अगर आपको कोई लगता है कि बात करने लायक है, आपका कोई ट्रस्टवर्दी इंसान है, तो उसके साथ बात करके स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। एंड माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, लाइक मेडिटेशन के जरिए एंड माइंडफुलनेस के जरिए आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, ठीक। एंड में कंक्लूजन, जो भी 3-4 लाइन का समझ आता है उसे ऐड कर दीजिए। ये सब्जेक्ट जो था ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखो इसके नोट्स जो है ना हिंदी एंड इंग्लिश आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर भी इनके नोट्स ले सकते हैं। देखो मैं ये बताऊंगी कि आपको ना इससे बाहर कुछ नहीं करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।